आपका मेज़बान शेख अजीज़ रहमान। जैसा कि हमारे नाज़रीन को इल्म है, पूरे पाकिस्तान में बार कौंसल्स के इलेक्शन मुनक़िद होने जा रहे हैं। इसी तरह कराची में भी कराची बार और सिंध बार के इलेक्शन नवंबर 2025 में मुनक़िद होने जा रहे हैं और कराची बार के दिसंबर में मुनक़िद। देखने में आया है कि माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक वकला अपना किरदार पेश करते चले आए। तहरीक कोसी भी 2007 की तहरीक को अली अहमद कुर्द साहब की सरबराही में अहम किरदार अदा किया वकला ने। इसी तरह जज साहिबान की बहाली का मैटर हो या दुनिया की आज़ादी, यही काला कोट और यही वकला अहम किरदार अदा करने में पेश रहते हैं। इसी तरह आजकल देखने में आया वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ वकला पर झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। कराची बार के बेतहाशा मसाइल पाए जाते हैं। सिंध बार में भी बेंच और बार का किरदार नजर नहीं आता। इसी मुल्क को लेकर चलने के लिए आज हमारे साथ और हमारी निशस्त में माहिर कानून उम्मीदवार सिंध बार कौंसल जनाब मोहम्मद वसीमुद्दीन शेख साहब हमारी निशस्त का हिस्सा हैं। रोशन पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका ताल्लुक? मेरा नाम मोहम्मद वसीमुद्दीन शेख है। मैं हाई कोर्ट का। सर, हम कोर्ट की जब बात में आएंगे, आप बुराई कैसे करते हैं? पैदाइश कब हुई है? मेरी पैदाइश जो है कोयटा की है। मेरे फादर आर्मी में मेजर थे, तो मैं CMH कोयटा में पैदा हुआ। और मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो 71 की जंग के बाद वालिद साहब मेरे को खास शिफ्ट हो गए थे। तो फिर मेरी इब्तदाई पास में जहाँ मैंने लियाकत प्राइमरी स्कूल से जो है 5वीं तक पास की। इसके बाद फिर मैं इकरा से मैं 8वीं क्लास पास की। फिर कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से मैट्रिक करके शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज से जो है मैंने इंटर किया है। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जामशोर से अकाउंट्स में ग्रेजुएशन की है। MA इकनॉमिक्स किया है। और सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद से मैंने लॉ ग्रेजुएशन किया है। और गुज़िश्ता में सन 2001 से इस पेशे से मुंसलिक। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा तालीम जो है वो बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए नहीं दी जाती। ना ही हमारे सब्जेक्ट्स पे तवज्जो दी जाती है, ना बच्चों को उस हिसाब से एजुकेशन दी जा रही है जो एक दौर में हमें दी जाती थी। टीचर फरीज़ा समझकर उसको अपना अदा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बच्चे अगर जो आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी मदद आपके तहत ट्यूशन्स के ज़रिए बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में वो किरदार नहीं है असातिज़ा का जिससे बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें और एक अच्छे सिविल सोसाइटी के मेंबर बन सकें और अपने लिए फ्यूचर में कोई मौजूदा दौर हुकूमत में कमर्शियल तालीम की वसअत पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हर एक का 1 करोड़ से ज़ायद बच्चा तालीम से महरूम नजर आता है। सरकारी तालीमी मियार गिरता चला जा रहा है, वजूहत क्या है? सरकारी तालीम में जो है वजूहत ये हैं कि जो असातिज़ा अपॉइंट किए जा रहे हैं वो मेरिट पर अपॉइंट नहीं किए जा रहे, वो अक़रबा परवरी पे अपॉइंट किए जा रहे हैं या सिफारिशों पे अपॉइंट किए जा रहे हैं या इलीगल ग्रेटिफिकेशन के तहत अपॉइंट किए जा रहे हैं। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनकी अपनी कोई एजुकेशन नहीं है और उनका कोई जो जैसे B.Ed करते हैं वो एक इंस्टीट्यूशन में जाके उनको ट्रेन किया जाता है, उनकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं, जिसकी वजह से जब वो अनट्रेंड टीचर्स जो है वो बच्चों के सर पे मुसल्लत होंगे तो वो उनको अच्छी तालीम नहीं देंगे। आपके ख्याल में निज़ाम तालीम को कैसे फ़आल बनाया गया? देखिए, निज़ाम तालीम को फ़आल बनाने के लिए पहले तो चेक एंड बैलेंस कायम करना ज़रूरी है। असातिज़ा की स्कूल्स और कॉलेजेस में अटेंडेंस लाजमी है, स्टूडेंट्स की जो है स्कूल और कॉलेजेस में अटेंडेंस लाजमी है। उसके बाद जो है फिर असातिज़ा का जो है अपने उनके पेरेंट्स से रब्त लाजमी है कि आपका बच्चा अगर स्कूल के लिए निकला है तो स्कूल पहुँचा है या नहीं पहुँचा है।
कॉलेज आया है तो नहीं आया है। बच्चों की ग्रुपिंग जो बन जाती है यूनियन, उसको पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉमरेडी को क्रिएट करती हैं और फिर असातिज़ा अपने एक एहतराम से महरूम हो जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा अंतर हमारे निज़ाम तालीम का है कि हमारे जो निज़ाम तालीम है उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, वो अपनी सही को बखूबी अपना अदा करें और इस शोबे के तहत में ईमानदारी से काम करें और अपॉइंट्स जो है वो ईमानदारी से किए जाएँ। असातिज़ा के बाकायदा तौर पे प्रॉपर इंटरव्यू गेट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं टेस्ट होने चाहिए, उसके बाद उनको मेरिट पे अपॉइंट करें, उनकी जो ट्रेनिंग करवाएं और ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर उन्हें स्कूल कॉलेज। सर आपकी तरफ वापस आते हैं, जब आपने 2001 में अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो उस वक्त आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब ज़फ़र लगारी साहब थे, और ज़फ़र लगारी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और वकला सियासत में एक कुलीदी किरदार रखते हैं और वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल भी रहे हैं और बाकी काफ़ी पोस्टों पे वो रहे हैं। इस वक्त भी वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहेंगे, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहेंगे और मतलब है कि एक अच्छे उस्ताद जिनकी बदौलत में इस मुकाम पे पहुंचा। सर जब आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ शुरू किया तो आपने सिविल कोर्ट और क्रिमिनल मुकदमात से शुरू किया होगा, आजकल क्या मसौदात हैं मुकदमात के बारे में? देखें, मेरी बेसिकली प्रैक्टिस स्टार्ट हुई मीर बुखार शहर से, तो वहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी कि आप स्पेशलाइजेशन करें क्रिमिनल में या सिविल के अंदर। तो वहाँ पे जो है हम सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस लड़ते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी हद तक काफ़ी गिरफ्त रखता हूँ सिविल और क्रिमिनल केसेस में। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन्स वगैरह हैं या अपना रिकवरीज के मैटर हैं, उसके अलावा जो है अपना नेब केसेस हैं जो उसका एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे भी अपेयरेंस देता हूँ, मेरे केसेस भी हैं। सर आपने माजी में तालीम भी मीरपुर खास से हासिल की, सिंध से हासिल की और वहाँ से आपने प्रैक्टिस का आगाज़ भी शुरू किया। कराची शिफ्टिंग के बाद आपको सिर्फ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा, परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, इनको कैसे एडजस्ट किया? देखिए बात ये है कि ये वकालत के अंदर जो है हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, रिस्क का वादा अल्लाह है। हम अगर अपने एक केस पे भी पूरी तवज्जो देंगे तो अल्लाह ताला दूसरे ज़राए पैदा कर देता है, एक के बाद दूसरा क्लाइंट, और एक अच्छे क्लाइंट के साथ आपका रवैया अच्छा है तो आपको 10 क्लाइंट देता रहेगा। दूसरी बात ये है कि दुश्वारियाँ मुझे इस हिसाब से नहीं आई क्योंकि मैं मीर खास में एक मैनेज एडवोकेट था, एक मेरा नाम था वहाँ पे। मेरे पास तकरीबन जब मैं कराची में शिफ्टिंग की है मैंने 2000 2007 में 9 मार्च 2007 को, तो उस वक्त में मेरे पास मीर खास में 500 से ज़्यादा ब्रीफ हुआ करते थे केसेस। और जब मैं कराची आया हूँ तो उस दिन पहला दिन था जब इफ्तिखार चौधरी साहब को डिज़ोल्व किया गया और टीवी पे पहली न्यूज़ जो आ रही थी वो इफ्तिखार चौधरी साहब के डिज़ोल्व के हवाले से और आर्मी जो सेमी अपना इन्होंने मार्शल लगाया था उस मार्शल के हवाले से आ रही थी। तो वो 3 साल हमारे उसी तहरीक में गुजरे जब तक इफ्तिखार चौधरी साहब और जुडिशरी जो है बहाल नहीं हुई। तो उस वक्त थोड़े क्राइसिस आए और सब मुकला पे आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दारुल भी जो लिखी है वो खाते रहे। 2007 से आप कराची बार मुस्लिम बार कोई सभी कराची बार के हालात जो कि दूर भी नज़र आते हैं, माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक जो भी किया जाता है। मुनीर मलिक साहब की आई, अभी मामिर वाइस साहब मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों बारिश हुई है, कराची बार में पानी खड़ा है, साइलिन का गुजर भी हो रहा है, सीनियर वकला का भी गुजर हो रहा है। इस पर इंतज़ामिया के साथ ज़िला इंतज़ामिया और यूनियन कौंसिल खामोश तमाशाई बनी रही, इसकी क्या वजूहत है? देखिए जनाब, दिल को दिल से राह होती है। अगर हमारा एटीट्यूड सिविल सोसाइटी से अच्छा होगा तो ये जो अदारे हैं ये भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। गवर्नमेंट अदारे तो हैं लेकिन वो भी अखलाक चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, इज़्ज़त व एहतराम चाहते हैं।
तो कोई वही नहीं कि वो हमारे लिए दौड़ कर आए और काम करें। मैं 2020 तक जो है कराची बार एक मुस्तनद बार थी, इसके अंदर जो है मतलब कि अच्छे अच्छे जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी गुजरे हैं जिन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ की बात की, लेकिन उसके बाद यहाँ का माहौल और मिजाज बदलता चला गया। वकला में जो है गुंडाइज़्म पैदा करने की कोशिश की गई। अब ये मैं इसको साजिश कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अब जो मुंतखब क़यादत आती है, जिसमें से अभी मैं कहूँ कि जी 2024 में आमिर नवाज़ और कराची बार के प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो वकला वेलफेयर ना हुई जो वकला जिसके ज़रूरतमंद थे। वकला की वेलफेयर ये है कि उनको ज़रिया माश मुहैया हो, टाउटिज़म का ख़ात्मा हो, जाली वकला का ख़ात्मा हो, और लोग जो है जिनको वकील करें वो इतने सेटिस्फाइड हों कि उन्हें यकीन हो कि अल्लाह के बाद ये जो है कारसाज है, ये अब्दुल वकील है, और ये बतौर अब्दुल वकील ये अल्लाह के कारसाज मुझे इंसाफ दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तरबियत दी जा रही है वो वकला को वो तरबियत नहीं दी जा रही है कि आपको किस तरह से कंडक्ट रखना है, आपको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। सिंध बार काउंसिल एक्ट और रूल्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रोफेशनल कंडक्ट वकला का क्या होना चाहिए। तो सर क़यादत जो होती है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करती? देखिए, अगर किसी सरबराह की सुपरविजन में गलत काम हो रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदारान वो सरबराह होते हैं। इस बारे में देखें, सबसे बड़ा रोल सिंध बार काउंसिल का है। सिंध बार काउंसिल एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो पूरे सिंध के वकला को कंट्रोल करती है। उनके पास लाइसेंस भी बनते हैं और वो उसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ऊपर भी इख्तियार रखती है कि अगर कोई वकील गलत काम करता है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में उसका सस्पेंड किया जाए लाइसेंस या उसको रिमूव किया अभी जैसे कि आपने जिक्र किया जाली वकला की पूरे पाकिस्तान में भारी बदमाश पाई जा रही है, इनको कैसे रोका जाए, ख़त्म कैसे किया जाए? देखिए, इनको ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है जिसको हमारे कुछ वकला बड़ा मायूब समझते हैं। सिंध बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन के जारी करदा कार्ड्स होते हैं जो कि लैमिनेटेड कार्ड होते हैं और वो जाली कार्ड नहीं बन सकते। अगर हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी और सिंध बार काउंसिल सख्ती से ये पाबंदी आयद कर दे कि सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रीमिसेस में जो भी वकील आएगा वो अपने गले के अंदर टैग करे अपना कार्ड, अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करे, तो ये तकरीबन मैं कहता हूँ कि जो आपको क्राउड नज़र आ रहा है सिटी कोर्ट में, ये 25% भी वकला का क्राउड ना हो। यहाँ पे हमें इतने देखिए तकरीबन 25,000 से के करीब जो है कराची बार एसोसिएशन की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। तो उसके अंदर हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हमारे साथ केस चलाते हैं उनको हम पहचानते हैं, लेकिन उनमें जो है बहुत से बोगस वकला जो है उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब उनको ढूंढने के लिए फर्दन किसी से झगड़ा नहीं किया जाता, लेकिन एक सर्कुलर सिंध बार काउंसिल का और एक सर्कुलर सख्ती के साथ अगर हाई कोर्ट बार का और कराची बार का जारी कर दिया जाए कि उस वकील को सिटी कोर्ट प्रीमिसेस में या हाई कोर्ट प्रीमिसेस में इजाज़त नहीं होगी, जिसके गले में कार्ड नहीं होगा, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन शो नहीं कर रहा होगा, तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्हें मना नहीं करते कि वो आएँ ना आएँ, वो आते हैं, ज़कियन तरबियत देते हैं, वो आएँ, लेकिन वो अपनी आइडेंटिफिकेशन एज ए एडवोकेट शो ना करें। वो आएँ, जो तरीक़ेकार वाज़े किया हुआ है कि यूनिफॉर्म, उनका यूनिफॉर्म दिया हुआ है कि उनको स्काई ब्लू कोट पहनना है, तो वो उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो है अपनी अभी जो है या तो पीपल एडवोकेट है, या स्टूडेंट्स को तो कोट भी अलाउ नहीं है, उन्होंने अगर आना है तो वो टी शर्ट वाइट शर्ट अलावा भी सर वकला में बड़े ताशा मसाइल पाए जाते हैं। अगर मानी जाए तो माजी में 1947 को कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान वकील किया, वो भी एक वकील थे। 1973 के आइन की बात की जाए तो वो भी एक वकील थे जो कि अरबी को थे। 2007 की तारीख में
वकला ने अहम किरदार अदा किया जज साहिबान को बहाल कराने में और अपने की आज़ादी से। लेकिन आज वही वकला पर तशद्दुद किया जाता है, वकला की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि FIR दर्ज की जा रही है। वकला के बेतहाशा मसाइल को उजागर करने में वकला अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, वकला का किरदार तो ये है सबसे बड़ा और सबसे अहम ये है कि वो यूनिटी में आ जाए। जब हम ये काला कोट पहन रहे थे तो हमारी बिरादरी से वकला बिरादरी थी, और इस कोट को पहनने के बाद हम किसी के सियासी वर्कर नहीं रहते। जिस दिन हम सियासी वर्कर से हट कर हम अपने आप को बतौर वकील पेश करेंगे, उस दिन हमें यूनिटी आ जाएगी। हमें कौमियत, अज़बियत इससे मुबर्रा होकर इस यूनिटी को मुत्तहिद करना होगा। अगर हमने इसको मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए तो फिर कोई बात वही नहीं कि हम किसी भी मसले के अंदर रूल और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक और परवेज़ मुशर्रफ की जो तहरीक करी वो तो कुछ भी नहीं है। वकला तो इससे ज़्यादा अज़म और ताकत रखते हैं, लेकिन उनकी ताकत का इस्तेमाल तोड़ा जाता है। उनको बाइफरकेट ग्रुप्स में उनको पॉलिटिक्स, ये फलां पार्टी का जो है ना वकील है, ये फलां पार्टी का वकील है, तो इस वजह से हम में बाइफरकेशन होती है। फिर यूनाइटेड होंगे। आप सिंध बार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मेंबर सिंध बार का। आपके पास वकला के मसाइल के हवाले से क्या तजावीज़ हैं और क्या मंशूर पेश करने जा रहे हैं? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से एक 52 उम्मीदवार हैं तकरीबन, उनमें से मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, और मैं इसी नीयत से ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 25 साल हो रहे हैं इस प्रोफेशन में। जी। मैंने मतलब कि वो चीज़ जो वकला के लिए होनी चाहिए थी वो मैंने होते नहीं देखी। मतलब वकला का सबसे, अगर बार काउंसिल का किरदार देखें तो सबसे अहम किरदार है वकला का कि वकला को सिविलाइज किया जाए। ठीक है, अगर उनको जो है तरबियत दी जाए, उनके वोकेशनल प्रोग्राम्स किए जाएं, उनको क्लासेस दी जाएं, मॉक कोर्ट बनाई जाएं, उन यंग बच्चों का जो कॉन्फिडेंस गेन किया जाए। और कम अज़ कम सीनियर्स वकला की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर उनके पास कोई यंग एडवोकेट अपना केस लेकर आए तो वो उसकी नोक पलक सुधार दें, उसको गाइड कर दें। उसके बाद सिंध बार काउंसिल की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि फ़ंड्स जो आते हैं इनको वो यूटिलाइज भी वकला की वेलफेयर के लिए करें। देखिए, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हमारा एक प्लाट है क्लिफ्टन के अंदर 2000 गज का, जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें हॉस्पिटल के लिए दिया था। वो एक अरसे से सुन रहा हूँ कि जी हॉस्पिटल बनेगा। मेरे ज़हन में तजावीज़ है कि जो हमारे वकला है ना, उनको पूरे लाइफ टाइम में एक दफ़ा 25,000 रुपये का ये मेडिकल फ़ंड ग्रांट किया जाता है। वो शायद इब्तदाई ज़िंदगी में ले लें या रिटायरमेंट के वक्त ले लें, लेकिन अगर वही 25,000 रुपये हम उनको ना दें, क्योंकि वो एक महीने का भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन यही 25,000 पाकिस्तान सिंध के 50,000 वकला से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 अरब 65 करोड़ रुपया बन जाता है। बिल्कुल, अगर इसमें से 50% भी ये जो हमारे सिंध बार काउंसिल के मेंबरान हैं उसको ज़िम्मेदारी के साथ 50% भी उस प्लाट के ऊपर एक बेहतरीन अस्पताल की कंस्ट्रक्शन करते जी, तो यकीनन सारे सिंध के वकला जो थे उनको आगा खान या लियाकत नेशनल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनको उसी नॉमिनल रेट्स के ऊपर जो है उनको ये मेडिकल एड भी मिलती, उनकी फैमिली को भी मेडिकल एड मिलती। और इसी तरह वही जो बकाया 80 करोड़ रुपया बचता है उससे आप गवर्नमेंट देखें, हमारी बड़ी फराग दिल है गवर्नमेंट वकला वेलफेयर के लिए। अगर देखते हैं कि अच्छे लोग हैं तो उनके लिए काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट से मुकाबला ना किया जाए, गवर्नमेंट के साथ ब्लैकमेलिंग ना की जाए। आने वाले पिछले दौर ऐसे गुजरे हैं कि बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट फंडिंग देती रही है। मुनीर मलिक साहब जब प्रेसिडेंट थे कराची बार के, तो लास्ट में जाते जाते भी वो 5 करोड़ का फंड मंजूर करवा के गए कराची बार के लिए। उसके बाद वही जो फंड था वो नेक्स्ट जो आए प्रेसिडेंट आमिर सलीम और अपना वकार आलम अब्बासी, उन्होंने यूटिलाइज किया। ठीक है, बतख के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, उसको जो है ना दाना नहीं दिया जाता।
وہ تیرنا سیکھ جائے تو اپنا ذریعہ معاش خود پیدا کر سکتا ہے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی منشور ہیں وکلا کے مسائل کے والے سے؟ بالکل، وکلا کے سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، ہمارے سندھ بار کونسل میں تقریباً رجسٹرڈ وکلا کی تعداد 50,000 جی اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ مختلف پیشوں میں موجود ہیں، بہت سارے جو ہے گورنمنٹ سرونٹس ہیں، بہت سارے جو ہیں مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نوکریاں بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سروائیول بھی کر رہے ہیں، جس سے جینین پیشہ ور گراس روٹ سے اوپر آئیں، ان کو فائنینشلی کرائسس ہیں۔ یہ سندھ بار کونسل کا ہی کام ہے کہ وہ پورے سندھ کے وکلا میں پروفیشنل وکلا کو پروموٹ کرے، جن کا صرف ذریعہ معاش جو ہے وکالت ہے، اور قانون میں بھی یہ ہے کہ وکیل کوئی بھی آفس نہیں کھول سکتا سوائے اپنی ایڈوکیسی کے آفس کے۔ لیکن یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے، یہاں پہ وکیلوں کے شادیات بھی چل رہے ہیں جو اس کے پروپرائٹرز بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ ہماری سیاست میں بھی انفلوئنس کر رہے ہیں۔ کسی کی ٹرانسپورٹیشنز چل رہی ہیں، کوئی جو ہے وہ اپنا اس میں خاتمہ چاہتا ہوں میں ان سب کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ کریم آف سوسائٹی ہے پروفیشن، یہاں پہ دیکھیں کسی سے آپ بات کریں گے تو اس کی بات پہ آپ کو خوشبو آنی چاہیے۔ وکیل ہائیسٹ ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے گا، اور اللہ نے اس کو فورتھ کارنر سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ اگر اس فورتھ کارنر سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ، تو اس کو پھر اسی حساب سے اپنے لیٹیگینٹ کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو سر آپ کامیاب ہونے کے بعد پہلا قدم اپنے وکلا کے حوالے سے کیا اٹھائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلا قدم تو میرا یہ ہوگا کہ جو بار کونسل میں منتخب ممبران ہیں ان کو ایک فارم پہ لایا جائے، اور فارم پہ لا کے سب سے پہلی جو ویلفیئر ہے وہ اس ہسپتال کی جو ہے کنسٹرکشن ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جس عمر میں آ چکے ہیں، اباؤ 50 کراس کر چکے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہماری یہ جو ملک کے اندر مہنگائی ہو چکی ہے، اس مہنگائی کے تناسب سے اب ہمارے بہت سارے وکلا بہن بھائی جو ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنا علاج کرا سکیں۔ بیسک نیڈ جو ہے ہمارا اپنا ہاسپٹل ہو، جس میں وکلا نامنل چارجز پہ آ کر اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں۔ باہر کے لوگ جائیں گے تو وہ ان کا وہی فنکشنل چارجز ہوں گے، لیکن جو ہمارے وکلا ہیں وہ اس میں کرائیں، اور وہ پورے سندھ کے۔ تو سر ان پر ان تمام منشور پر اور تجاویز پر کچھ عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوں؟ دیکھیں اگر ان پہ میں عمل نہیں کرا سکا تو میں ایک سوشل میڈیا کا بھی بندہ ہوں، جی میں اپنے وکلا کو ہر بات پہ اعتماد میں لوں گا، جی ہر کرپشن پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جی یہ کرپشن ہونے جا رہا ہے، جی اور یہ جو وکلا ویلفیئر کے کام ہیں ان میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے 12 کروڑ روپے ہیلتھ انشورنس کے دیے۔ جی اس ہیلتھ انشورنس میں جو کارڈ بنائے گئے، وہ ہیلتھ انشورنس کا پیسہ پہلے تو 5-5.5 مہینے تک سندھ بار کونسل کے فائننس اکاؤنٹ میں پڑا رہا، جی اس پہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں ڈال کر اس پہ جو ہے انٹرسٹ سے انجوائمنٹ کیا گیا۔ جی اس کے بعد جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو لیٹر آتا ہے کہ جی یہ کلیپس ہو جائے گا، پیسہ ریٹرن ہو جائے گا، تو وہ سندھ انشورنس میں دے دیا جاتا ہے۔ وہ سندھ انشورنس جو ہے پتہ چلا کہ جی وہ سندھ انشورنس سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے، بلکہ سندھ انشورنس ایک فیک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ اس کمپنی میں جا کے پیسہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ کس طرح سے ڈسپرس ہوا، کس کے پاس گیا، کونسل کے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ جب سندھ گورنمنٹ کی سندھ انشورنس موجود تھی تو سندھ انشورنس لمیٹڈ کمپنی میں انہوں نے وہ پیسہ کیسے جمع کرایا۔ یہ موجودہ جو 20 سے جو ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص ممبر جنہوں نے سندھ انشورنس لمیٹڈ سے کانٹریکٹ سائن کیا آنکھیں بند کر کے، وہ سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کا پیسہ نہیں تھا سندھ کو، اور وہ پورے سندھ واسی وکلا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے کراچی کشمور تک، کندکوٹ تک کے جو وکلا تھے، ان کو آپ نے ایک لالی پاپ دے کے ایک کارڈ پکڑا دیا، لیکن سالوں میں ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے تو بولتے جی ہمارے پاس آپ کا کارڈ چلتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 10% وکلا بھی استفادہ نہیں حاصل تو کر سر سکتے۔ یہ جو خامیاں پائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں اگر ہمارے ساتھ ایک اچھی قیادت آتی ہے اور
وہ قیادت ایک پلیٹ فارم پہ یکسو ہو کر دیانتداری سے وکلا ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے تو کوئی بئی نہیں کہ ہم اپنے تمام پروجیکٹس میں کامیاب ہوں. لیکن سر آپ آواز تو بلند کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کرپشن میں دیکھوں گا، میرے تمام وکلا لیگل فریٹرنیٹی کراچی سے کشمور تک وعدہ ہے کہ میری آواز ان تک پہنچے گی، اور میں یہ نہیں چھپاؤں گا کہ جی 12 کروڑ کا غبن ہو گیا ہے. تو جی جو ہمارے منسٹرز ہیں، اس وقت کے منسٹر جو تھے عمر سمرو، وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو ان کو وکلا کو پتہ چل رہے گا. سندھ کے کسی ممبر، بار کونسل کے کسی ممبر نے اس کے غبن کے لیے کوئی بھی اپنی طرف سے وکلا کو شیئرنگ نہیں کی کہ جی آپ کا پیسہ غبن ہو رہے گا، آپ ان کا احتساب کرو. بینچ اور بار کے بارے میں آپ کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں، بینچ اور بار میں افہام و تفہیم کا کردار جو ہے اس میں دونوں شامل ہیں، وکلا بھی شامل ہیں اور ججز بھی شامل ہیں. ججز کو اپنے ایک بہترین رویہ دینا چاہیے، کیونکہ ججز کے قلم بولتے ہیں، ان کے منہ نہیں بولتے ہیں. اور وکلا جو ہے ان کو عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے. یہاں پر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اب ججز کے قلم کم بول رہے ہیں، ان کی زبانیں زیادہ بول رہی ہیں، میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں یا اپنے روسٹرز میں ہوتے ہیں، اپنے کورٹ میں تو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے فیصلے آتے ہیں تو وہ فیصلے اس سے مبرہ ہوتے ہیں. تو ہم دونوں کو سسٹم کرنا پڑے گا. دوسرا سب سے بڑا فالٹ جو ہے ہماری بینچ اور بار میں کہ کیسز طوالت کا شکار ہو رہے ہیں. آپ نے جوڈیشل پالیسی تو دے دی کہ جی اس کیس کی لیمٹ 6 مہینے ہے، اس کیس کی لیمٹ سال ہے، اس کی جو ہے 3 مہینے ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. سر، نچلی سطح کی عدالتوں کے ساتھ ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات ارتفاع کا شکار پائے جاتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63,000 سے زائد مقدمات ارتفاع کا شکار ہیں. آئینی بینچز کے پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے لٹیگیشن بڑھ رہی ہے اس حساب سے عدالتوں میں ججز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں 17 ججز بیٹھے ہیں، 34 وہ تو ایکسز ایڈاک ججز بٹھائے گئے گے، لیکن وہ اتنی بڑی لینتھ آف کیسز کو کسی طرح بھی کور نہیں. ایک جج مشکل سے 30 کیس دن میں چلا سکتا ہے. آپ جائیں سٹی کورٹ کے روسٹر کاز لسٹ چیک کریں، 150 کیس لگے ہیں. وہ کس طرح سے ایک جج اس کو فالو کر سکتا ہے، اس کیسز کو چلا سکتا ہے. ان کیسز میں 6 اسٹیجوں میں اگر ایک ہی کیس میں ایویڈنس آ گئی، 3 گواہ چلا ہے تو جج کا تو ٹائم پورا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ججز کو بھی بڑھانا پڑے گا، آپ کو ہائی کورٹ کے ججز بھی. ہائی کورٹ کا تو ایک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے گا پیکنری جوریسڈکشن کے حوالے سے سٹی کورٹ میں اور میں، تو اس سے ایک برڈن کم ہو گیا ہے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہائی کورٹ میں بھی کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں. سر، آپ پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کی نگاہ میں دنیا میں کہاں خامیاں پائی جا رہی ہیں اور ججز کی تقرری کے وجہ سے کہاں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پہ صرف ایک بات کوٹ کروں گا جو بھی ریسنٹلی ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب ہیں جو سندھ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں گئے، مسٹر صلاح الدین کنور کی، کہ انہوں نے کہا کہ میری اپنے اس سیٹ پہ بیٹھ کے ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میری آواز جو ہے وہ سائل کی آواز سے اونچی نہ ہو. صرف اس چیز کا فقدان ہے ہماری ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی. ججز کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے. ججز دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ دیں آپ لائر کو رسپیکٹ دیں، اور یہ چند ججز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جسٹسز بھی اچھے ہیں جو رسپیکٹ دیتے ہیں لائرس کو. اس سے ینگ وکلا کریج ہوتے ہیں.